अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन में हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज हम एक बार फिर से ऐसे सानियों पे बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ ज़मीनों, घरों और फसलों को नहीं बल्कि इंसानी दिलों को भी डुबो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुल्क में जारी सैलाब की। वो सैलाब जो एक बार फिर पंजाब और सिंध की सरजमीन पर कयामत बर्पा कर रहा है। पंजाब से आने वाला पानी का रैला अब सिंध पहुंच चुका है। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी का बहाव खतरनाक हदों को छू रहा है। हेड, पंजनत और जलालपुर पीरवाला जैसे इलाके पानी में घिर चुके हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, जलालपुर पीरवाला को चारों तरफ से पानी ने घेर लिया है। कोई अपने बच्चों को कंधों पर उठाकर महफूज मकाम पर ले जाने की कोशिश कर रहा है तो कोई बीमार वालिदा को चारपाई पर डालकर कच्चे रास्तों से गुजर रहा है। ये सिर्फ पानी का तूफान नहीं, ये इंसानी बेबसी की तूफानी तस्वीर है। सैलाब मुतासरीन ये बता रहे हैं कि चोर बड़ी कश्तियों में आकर उनका कीमती सामान लूट रहे हैं, यानी मुसीबत में घिरे लोग लुटेरों के रहमो करम पर हैं। और दूसरी तरफ हुकूमती नुमाइंदे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मुतमईन हैं, कहते हैं कि कोताहियां होती हैं मगर हम अपने काम से मुतमईन हैं। सवाल यह है कि क्या ये मुतमईन होने का वक्त है जब लोग अपनी आखिरी पूंजी तक पानी में बहते देख रहे हैं। नाज़रीन, ये पानी सिर्फ ज़मीनों को नहीं डुबोता, ये पानी हमारे इज्तिमाई रवैयों, हुकूमती नाअहली और इदारों की सुस्ती को भी अयां कर देता है। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी को डिस्कस करेंगे, पंजाब और सिंध की सैलाबी सूरत हाल पे बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता की, जो एक बार फिर आग की लपेट में है। इसराइल ने कतर पर हमला करके न सिर्फ एक खुद मुख्तार रियासत की सालमियत को निशाना बनाया बल्कि आलमी कवानीन को भी खुलेआम पामाल कर दिया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर पामाल किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि यह हमला कतर की खुद मुख्तारी पर हमला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ बयानात से इसराइली जारहियत रुकेगी? कतर के वज़ीर-ए-आज़म का यह कहना बजा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को उनके इक़दामात के लिए जवाबदेह ठहराया जाए, मगर सवाल यहाँ यह है कि कौन जवाबदेह ठहराएगा? वो आलमी ताकतें जो खुद इसराइल को असलहा फराहम करती हैं, या वो इदारे जो इंसाफ के नाम पर बने मगर मजलूम की आह पर खामोश तमाशाई हैं? पैनल के सामने सवाल ये रखेंगे कि आखिर इसराइल को लगाम कौन डालेगा? क्या किसी में इतनी हिम्मत और जुर्रत है? डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। प्रोग्राम में सबसे पहले क्योंकि हम सैलाबी सूरत हाल पे बात कर रहे हैं तो इसी हवाले से मैंने मदऊ किया है DG PDMA पंजाब इरफान अली काठिया साहब को। इसके साथ साथ DG PDMA सिंध सैयद सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और नसीर वाघा साहब ने स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले काठिया साहब, पंजाब की सूरत हाल पे आपकी टेक लेना चाहती हूँ। पहले तो ये बताइएगा ओवरऑल सूरत हाल क्या है पंजाब के दरिया रावी, सतलुज, चनाब, और फिर ख़ास तौर पर हम जलालपुर पीरवाला शहर की सिचुएशन आपसे जानना चाहेंगे जो हर तरफ से पानी में घिरा हुआ है। सर, वहाँ पे क्या सूरत हाल है और रेस्क्यू का अमल क्या वहाँ पे मुकम्मल हो गया या अभी चल रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। और इस वक्त मैं जलालपुर से ही आपसे मुखातिब हूँ। ओवरऑल अगर मैं रिवर्स की बात करूं तो अब अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पीछे कोई बड़ा बारिश का सिस्टम नहीं है और रिवर्स सारे रिसीडिंग ट्रेंड में है और पानी बतदरीज कमी की तरफ जा रहा है। इस वक्त जो मेन थ्रस्ट था पिछले 48 घंटे वो मुल्तान पे रहा और मुल्तान का, जैसे आपने इंट्रो में बिल्कुल बड़ा पर्टिनेंट ये चीज हाईलाइट की कि जो जलालपुर तहसील है मुल्तान की, वो ना सिर्फ रावी और चनाब के पानी से घिरी हुई है बल्कि सतलुज के पानी ने भी उसको एक तरफ से हिट किया हुआ है। तो बाय नाउ अल्हम्दुलिल्लाह जलालपुर सिटी इज कम्प्लीटली सेफ। रात हमें कुछ एप्रीहेंशन थी तो हमने वहां पे जो गिलानी बंद है और उच्च शरीफ रोड है उसको भी ब्रीच किया। उसके अलावा यहाँ पे शहर के गिर्द जो एक प्रॉपर बंद है उसको भी प्रॉपरली स्ट्रेंथन किया। कल एक चैलेंज हमें दरपेश आया जब चीफ मिनिस्टर पंजाब भी यहाँ तशरीफ लाई। उस वक्त जो फिराने वाला बंद है वो एक रिवर की एम्बैंकमेंट ब्रीच हुई, लेकिन टाइमली ना सिर्फ लोगों को इवैक्यूएट कर लिया, उसके असरात अल्हम्दुलिल्लाह कोई बहुत ज्यादा जानी माली नुकसान की सूरत में सामने नहीं आए। लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ा चैलेंज कि ओवरऑल पंजाब में रेस्क्यू की सबसे हिस्टोरिकल ऑपरेशन हुआ, लेकिन जलालपुर पीरवाला में दो फैक्टर्स की वजह से ये ज्यादा मामला हमारे लिए संगीन नौयत इख्तियार की। काठिया साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से आपने जलालपुर पीरवाला की बात की, यहाँ पे बंद को ब्रीच किया गया है। जब बंद को ब्रीच किया जाता है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए तो स्पेसिफिक एरिया तो महफूज हो जाता है, लेकिन क्या उससे दूसरी आबादियों को नुकसान होता है? तो वहाँ के लिए भी फिर रेस्क्यू का अमल पहले से आपने किया होता है?
जी बिल्कुल किया होता है, और ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं वो उनको मद्देनजर रखते हुए जलालपुर शहर की जो उसके पानी के दबाव को डाइवर्ट के लिए हमने उच्च शरीफ रोड के ऊपर NH के ऊपर कट लगा, और उस कट से आगे 6 देहात थे जिनमें पानी ने जाना था, लेकिन पानी का फ्लो डाइवर्ट जरूर हुआ, और उससे जो हमारा जलालपुर है उसको हम मजीद सेव करने में वो कामयाब हुए। अब यही है कि हमें जलालपुर में मैसिव इवैक्यूएशन 48 घंटे में की। आज सारा दिन PDA में पंजाब ने 5 हेलीकॉप्टर्स लाइन अप किए, और उनसे हमने ना सिर्फ फूड और राशनिंग की लोगों की जो वहाँ अंदर मौजूद थे, बल्कि काफी हद तक हमने वहाँ हेलीकॉप्टर से इनखला किया। इस वक्त 182 बोट्स, छोटी बड़ी बोट्स लगी हुई हैं जो सुबह से लेके अब तक। अच्छा काटिया साहब, ये कश्तियों के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि खासी र्यूमर्स भी हैं, आपने सुनी भी होंगी, इस पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो एयरलिफ्ट ड्रोन्स हैं उसके हवाले से भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लेकिन हम सैयद सलमान शाह साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शाह साहब, पानी सिंध पहुंच चुका है, सिंध की तैयारी कैसी है, क्या इकदाम किए गए, क्या इकदाम वो काफ़ी थे, और अभी क्या हो रहा है वहाँ पे, सिचुएशन बताइएगा हमें। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया है कि आपके प्रोग्राम में तवज्जुह से अपनी तैयारियों के बारे में बता सकूं, और जो इस वक्त सिचुएशन है उसके बारे में भी आवाम को आगाही दे सकूं। सिंध में आपको जैसे पता है कि पिछले 1 हफ्ते से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पानी का आना, और हमने तैयारियां अपनी शुरू की थी अबाउट 2 वीक्स बैक। तैयारियों में हमारे क्योंकि सर्टेनिटी नहीं थी, जो हमारी कैलकुलेशंस थी वो डिफरेंट थी, जो NDA में हमें वार्न किया वो डिफरेंट था, और जो एक्चुअल हो रहा है वो अभी तक जो है हम वेट कर रहे हैं कि क्या कब पीक आनी है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि पंजाब में काफ़ी अरसे बाद ईस्टर्न रिवर्स पे पानी आया है, जिसकी वजह से पानी जो है उस तरीके उसके जो लॉसेस होते हैं, जो ट्रैवलिंग में जो लॉसेस होते हैं वो बढ़ गए हैं। एक तो ज़मीन के पे पानी जज्ब होता है, और दूसरा जो पंजाब में जो कट्स लगाए गए या जो पानी को डिस्पर्स किया गया, तो डिस्पर्समेंट की वजह से उसकी वेलोसिटी भी कम हुई है और उसका क्वांटम भी कम हुआ है। नेवरदलेस जो भी पानी आए, हमने अपना जो टारगेट रखा हुआ था वो ये रखा हुआ था कि हम सुपर फ्लड की तैयारी करेंगे, और सुपर फ्लड की तैयारी के हिसाब से हमने जितने भी गाँवों की, हमारे पास जियो टैगिंग हुई हुई है, एक गाँव की उसकी आबादी की, उसमें कितने घराने हैं, उसके पास कौन सा रिलीफ कैंप्स हैं, उसकी जियो टैगिंग हुई है, और वो रिलीफ कैंप्स हमने आइडेंटिफाई करके उनको एक्टिवेट कर लिया। आइडेंटिफिकेशन तो खैर पीस टाइम में होती है, लेकिन उसकी एक्टिवेशन जो है हमने इंश्योर की। तो 528 रिलीफ कैंप्स जो हैं वो हमने ऑल अक्रॉस सिंध, जो 15 अजला जिनके साथ दरिया लगता है, वो हमने एक्टिवेट कर लिए, और वहाँ पे हमने मेडिकल कैंप्स भी 169 और 111 हमने लाइफ स्टॉक के कैंप्स भी लगा लिए। उन सब का मकसद ये था कि जब पॉपुलेशन अपनी डिस्प्लेसमेंट या रिलोकेशन शुरू करती है तो हम उनको जो है वो फैसिलिटेट करें। लाइफ स्टॉक की वैक्सीनेशन तो बड़ी तेजी से जारी है, और पब्लिक जो है वो उन रिलीफ जो मेडिकल कैंप्स हैं उनकी फैसिलिटी को भी अवेल कर रहे हैं, लेकिन रिलीफ कैंप से हमारे पास कोई भी लोग नहीं आए। अभी तक 1,53,000 जो इंडिविजुअल्स हैं वो रिलोकेट। शाह साहब, आप बता रहे हैं बहुत अच्छे इकदाम किए गए हैं, लेकिन फिर मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि कोताहियां हमसे हुई हैं। किन कोताहियों का जिक्र वो कर रहे हैं? मुतमिन तो वो हैं, लेकिन कोताहियों की भी वो बात कर रहे हैं। क्या इशू हुए? देखिए, कोताहियों की मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। वो कोताहियों का एक लॉन्ग टर्म में एक जनरलाइज्ड वे में उन्होंने कहा है कि हर एक से कोताहियां होती हैं। हम सब से उनकी मुराद है कि जो भी हुक्मरान रहे हैं या जो भी डिसीजंस मेकर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उन सब से, क्योंकि डिफरेंट आप उसको मतलब कि उन्होंने इस सेंस में कहा था कि कोताहियां हम सब से हुई हैं। अब जैसे नेशन हमसे कोताहियां हुई हैं, हमने नेचर को नहीं समझा, हमने ये नहीं समझा, हम तो समझ बैठे थे कि बारिशें कभी होंगी नहीं, हमने दरियाओं के किनारे पे आबादियां होने दी, हमने शहरों में जो नेचुरल ड्रेन्स थे उनको हमने ऑक्यूपाई कर लिया, हमने उनके ऊपर ब्रिजेस बना दिए, हमने उसके ऊपर सड़कें बना दी, हमने उसको काट के उसके पानी के नेचुरल ड्रेन को रोक दिया। तो इस सेंस में वो कह रहे थे कि हमने अंडरस्टैंड नहीं किया कि क्लाइमेट हमारे साथ क्या करने वाला है। अब उसमें मतलब इस करंट सिनेरियो की उन्होंने सच बात नहीं कि करंट सिनेरियो पे जो है आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, फिर बागा साहब भी डिस्कशन में, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। थड्डू डैम ओवरफ्लो हुआ है, कई अफराद डूब गए हैं, कई अफराद की लाशें अभी तक नहीं मिली। सर, वहाँ पे नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इतना पानी आ जाएगा, या क्या हुआ वहाँ पे?
देखिए जी, थर्डो डैम का जो है ना वो इशू बड़ा एक क्रिटिकल इशू है। अच्छा। और थर्डो डैम के जो वहां से ओवरफॉल हुआ है उसके भी हमें समझने की जरूरत है। उसके 2-3 रीजंस हैं। अच्छा। एक तो जो नॉर्थ में जो बारिश होती है, जो कि थर्डो डैम का जो कैचमेंट एरिया है, वहां पे वो एक गैर आबाद इलाका, पहाड़ी इलाका है। वहां पे कोई गेजेस नहीं लगे हुए, कोई वो नहीं है। जब थर्डो डैम ओवरफ्लो होता है तो वो ओवरफ्लो होके वो आता है कराची शहर के M9 की तरफ, और M9 की तरफ से जो है वो फिर डिवाइड होके कुछ सराब बोर्ड की तरफ चला जाता है और कुछ जो है वो ओवरटॉप होके सादी टाउन एरिया में आता है। ठीक। ये प्रॉब्लम क्रॉनिक प्रॉब्लम है और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जिसको एड्रेस करना इतना इजी नहीं है। जो इसका इजीएस्ट तरीन सोल्यूशन था वो मेरान ड्रेन को हमने एक्टिवेट करना था, जो कि पिछले 2-3 सालों से हो चुकी है। 2022 में वहां से कोई इशू नहीं हुआ। इस मरतबा जो पहाड़ी इलाका था उसमें बारिश बहुत ज्यादा हुई थी और वो शाह साहब उम्मीद करते हैं कि अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो ताकि हम फिर सिर्फ ये जो रिएक्टिव अप्रोच है उसको ना हम अपनाएं, बल्कि हम पहले से हमारी तैयारी जो है वो मौजूद हो। वाक़ई साहब आप पूछना चाहेंगे कुछ? सलमान शाह साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अच्छा, शुक्र। आप एक खैरियत तो से हैं? ये बताइए कि इस वक्त आज के दिन तक सिंध का जो आपका डिपार्टमेंट है वो किस हद तक तैयार है, और आप क्या समझते हैं कि कौन कौन सी वो कमियां थी, कौन कौन सी डेफिशिएंसीज थी जिसकी वजह से ये थंडर डैम में इशू आया, और आपके CM साहब भी कहते हैं कि हमसे कोताहियां हुई हैं, जिक्र तो हम इसका कर चुके हैं। आप क्या समझते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थी, वो कौन से इक़दामात हैं जो हमें क़ब्ल अज़ वक्त करने चाहिए थे? ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। देखें जी, कराची में जो प्रॉब्लम्स है ना, मैं अगर आपको पहले ओवरव्यू दूंगा ना तो वो थर्डो डैम के साथ साथ सारे कराची के इश्यूज जो है ना उसको वो एड्रेस कर देगा। थर्डो डैम उसका एक पार्ट है, वन सेगमेंट है जो कि इफेक्ट हुआ है। इसके अलावा भी कराची में बहुत सारे इश्यूज हैं, तो अगर मैं सारे, अगर आपकी इजाज़त तो मैं सारे कवर करूँ। देखिए जी, कराची जो है ना वो आज से, जब इसका ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन हुआ था, आज से तकरीबन 80-90-100 साल पहले जब ये शहर आबाद होना शुरू हुआ था, और उसके बाद फिर इसकी एक्सपेंशन हुई, स्पेशली आफ्टर जो पार्टीशन, यहाँ पे पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स आया, और उसके बाद बीइंग मेजर कमर्शियल सिटी और मेजर इंडस्ट्रियल सिटी, यहाँ पे पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा रहा। उस पॉपुलेशन इन्फ्लक्स को के हिसाब से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई नहीं है। जब प्री पार्टीशन यहाँ की आबादी चंद लाखों में थी, तो उस वक्त जो क्लाइमेट का जो एस्टिमेशंस की गई थी कि ये इतनी बारिश होती है इस रीजन में, तो उस वक्त क्लाइमेट चेंज का इतना कंसीडरेशन नहीं होती थी। उस वक्त क्या होता था, और अभी भी इवन अभी जब से क्लाइमेट के बारे में ज़्यादा पता चला है, तो अभी हमारी जो स्टडीज़ है वो भी जो फ्यूचर को क्लाइमेट चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए की जाती है। उस वक्त किया जाता था कि यहाँ पे पास्ट में क्या ट्रेंड है, यहाँ पे बारिश सालाना कितनी होती है, तो यहाँ पे कितने ड्रेनेज बनाई जाए। समझ रहे मेरी बात आप? जी जी। उस वक्त अच्छा, मैं ये बताइए क्लाइमेट चेंज को नहीं देखा। शाह साहब, इस वक्त आप लोगों के पास सिंध में कितना बजट है इस इशू से निपटने के लिए, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं PDM में सिंध में, और कितनी कश्तियां हैं? वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि आपके पास हैं और आप इस इशू से निपट लेंगे? देखें, मैं आपका ये सवाल है ना, इसको मैं एक और सेंस में जवाब दूंगा। देखें, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है उसको अगर हम डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वसाइल दरकार हैं, जिसकी अभी हमारे पास कमी है। लेकिन जो डिज़ास्टर रिस्पांस की जहाँ तक हद है, तो प्रोविंशियल लेवल पे उसका कोई इतना एज सच इशू नहीं है। लेकिन हाँ, डिस्ट्रिक्ट्स में है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो अभी तक जो हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं उसमें, और उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं उनको, डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं, उसको उसका पार्ट बनाया गया है। जिस तरीके से हमने नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे एक डेडिकेटेड अथॉरिटीज़ बनाई हैं, वो जैसा भी काम कर रही हैं, नई अथॉरिटीज़ हैं, उस अपने फुली ऑप्टिमल फंक्शन पे नहीं आ सकी हैं। अब नेशनल का तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो मेरे से ऊपर की अथॉरिटी, लेकिन मैं अगर अपने आप को बड़ी हम्बली कहूँ तो हम अपनी उस इनपुट तक नहीं आ सके। तो उसके पीछे जो रीज़न हैं वो जो भी हैं, लेकिन हम एटलीस्ट कुछ तो काम कर रहे हैं ना, पीस टाइम में भी काम कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के डेडिकेटेड एक टीम या एक स्टाफ न होने की वजह से सही। शाह साहब मुझे ये बताएं, पहले तो ये कि काटिया साहब क्योंकि फील्ड में है, जिस तरह से वो बता रहे थे, तो उनके साथ रब्ता भी थोड़ा सा मुनक़ता हुआ है, उनसे मैं बात करना चाह रही थी। पंजाब के लोगों को इशू ये है कि एक तो जो प्राइवेट कश्ती मालिकान है वो हज़ारों लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं, दूसरा ये इशू आ रहा है कि वहाँ पर जो डाकू मौजूद है उनके पास बड़ी कश्तियाँ हैं, और वो लोग जो
इवैक्यूएट हुए हैं और उनका सामान उस जगह पे मौजूद है, वो बड़ी कश्तियों में डकैती की वारदातें हो रही हैं। सिंध में कच्चे का इलाका तो पहले इस हवाले से मशहूर है, क्या आपने इस हवाले से भी प्रिपरेशन कर रखी है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो उससे किस तरह से निपटना है आपने? देखिए जी, दोनों सवालों का बारी बारी जवाब दूंगा। सबसे पहले आपने सवाल किया कि कश्तियों की चार्जिंग और ये इशू। जी। हुकूमत ने 192 बोट्स रेस्क्यू पर्पस के लिए, जो कि पीडीएमए की बोट्स हैं, वो जो है वो एम्प्लॉय की हुई हैं, और 742 हमने बोट्स लिए हैं किराए पे। उन किराए के बोटों पे जो हमारे जो कैलकुलेशन है 9600 बंदा हम एक ट्रिप में निकाल सकते हैं। गंदी मछलियां होती हैं हर जगह पे जो कि अपॉर्चुनिस्ट होते हैं और मौके का फायदा उठाते हैं, लेकिन हम ऐसी कोई किस्म की जो है उस प्रैक्टिस को इनकरेज करते भी नहीं है और हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। अभी तक ऐसा कोई एक सिंगल वाकया सिंध में रिपोर्ट हुआ नहीं है। अगर खुदा न खासा कोई रिपोर्ट अगर किसी के साथ इस किस्म का प्रॉब्लम होता है तो हमने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, प्रोविंशियल कंट्रोल रूम, डिविजनल कंट्रोल रूम्स और पीडीएमए का हेल्पलाइन नंबर इसी पर्पज के है कि लोगों को कोई मुश्किल हो तो वो करे। हम तो उल्टा लोगों की जो अपनी कश्तियां हैं उनको भी फैसिलिटेट करके उनको तेल वगैरह दे रहे हैं। किसी के पास तेल का इशू है तो क्या, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई सिंध से कंप्लेन नहीं आई। शाह साहब, आपका टोटल बजट कितना है? आपका टोटल कितना बजट है सिंध में इस मकसद के लिए? देखिए जी, सिंध में जो पीडीएमए का जो बजट है वो 1 बिलियन रुपीस एलोकेशन होती है हर साल, और वो रिलीज होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट हो तो वो पूरा का पूरा मिल जाता है, रिक्वायरमेंट ना हो तो कराची की सिचुएशन बताएं। कराची में तो इस वक्त भी बारिश हो रही है और कराची में जो तजावुजात का इशू है, नालों की सफाई का इशू है, सर ये इशू हम एक अरसे से सुनते आ रहे हैं। और आपने भी बात की कि पहले क्लाइमेट चेंज को इतना सीरियस नहीं लिया जाता था। अब बहुत सालों से हम ये भी देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत सीरियस इशू बन गया और आइंदा आने वाले सालों में ये एक मजीद बड़ा मसला बन जाएगा। सर कराची की सिचुएशन क्या है? कराची में तजावुजात का खात्मा किस तरह से करना है, नालों की सफाई कैसे करना है, क्या प्लान बनाया गया है? डाकुओं के जो इश्यूज हो रहे हैं पंजाब में, तो उसको इकट्ठा फॉक करने के लिए क्या किया है? तो डाकुओं के लिए हमने जिस दिन हमें सिर्फ ये डाकुओं का प्रॉब्लम सिर्फ लोगों के हद तक नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रॉब्लम हो रहा था, स्पेशली जो हमारे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट जिन्होंने सुपर फ्लड के हिसाब से अपने बंदों को की निगरानी करनी है, वहाँ पे मशीनरी रखनी है, वहाँ पे गाड़ियाँ रखनी है, तो इक्का दुक्का उनको वाकयात का इशू हुआ। तो उस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद इंटरवीन किया और जो हमारे सिंध में जो डीजी रेंजर्स हैं उनको, जो हमारे जो कोर कमांडर से अब साहब हैं उनको इन्वॉल्व किया, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो पुलिस से ज़्यादा वो उनका जो है वो एक डेटरेंस और वो जो है ना वो आती है, तो उनकी तरफ से हमें फुल सपोर्ट है। और जो एक वाकया भी इवन हुआ था कि एक ट्रक ड्राइवर जो हमारा बंदों पे मौजूद था उसको जो है वो उठाया लिया गया था, तो उस पर भी जो है वो फौरी एक्शन लिया गया, उसको फौरन रिकवर कराया गया। तो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के इश्यूज को एड्रेस किया जा रहा है जहां जहां पे प्रॉब्लम आ रहा है, और उसमें भी एक प्रोएक्टिव। अब जाते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ कि कराची के इश्यूज का पिछले भी मेरे आपने पूरा जवाब नहीं देने दिया था। वो थड्डो डैम के बात आप सिर्फ रहे थे, तो मैं पूरे कराची का बता रहा था। तो कराची में एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव जो है उसको रिवैम्पिंग करनी पड़ेगी पूरे सिस्टम की, और उस पूरे सिस्टम को जब तक आप नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाएंगे तो आप कितनी भी इन्वेस्टमेंट कर लें, आप जो है क्लाइमेट चेंज वक्त के साथ साथ उसके इम्पैक्ट्स बढ़ते जाएंगे। अभी अगर आप करेंगे तो हो सकता है 20-30 सालों बाद आपको पास दोबारा वो उस टाइप के प्रॉब्लम दोबारा जो अभी हम फेस कर रहे हैं वो दोबारा 20 साल बाद दोबारा करने पड़े, क्योंकि बारिशों की तादाद और बढ़ सकती है, इस टाइप के नेचुरल डिजास्टर्स की फ्रीक्वेंसी जो में और इजाफा हो सकता है। तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। अब कराची जैसे बड़े शहर में अगर सिर्फ एक मुझे एग्जैक्ट फिगर्स तो याद नहीं है, वो बिलियंस ऑफ रुपीस में था कि सिर्फ हम इसके ड्रेनेज सिस्टम की अगर कैपेसिटी बढ़ाएं। अब ड्रेनेज कैपेसिटी की बढ़ाने के लिए बिलियंस रुपीस को फिर गवर्नमेंट ने उसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है कि भाई अगर हम बिलियंस ऑफ रुपीस सिर्फ इस पे करेंगे तो फिर हम बेसिक नीड्स जो दूसरी हैं उनका क्या करेंगे। तो ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इश्यूज हैं कराची के, उतने ईजी नहीं है, कॉम्प्लेक्स इश्यूज है। उन कॉम्प्लेक्स इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए और एक रोड मैप होना चाहिए, फिर उसकी फंडिंग वगैरह तो बात की देखिए आप खुद ही मान रहे हैं कि एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, और बड़ी वाइज और बड़ी अच्छी बात आपने की कि नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशंस हमारे पास होने चाहिए। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप तवीलुल मुद्दती ये जो पॉलिसी या प्लान्स जिनकी आप बात करें यकीनन अब ये बनेंगे भी, ये इस पॉलिसी मेकिंग में कौन कौन शामिल होता है, किस किस का शामिल होना जरूरी है? क्या हमारे जो क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स हैं वो मौजूद होते हैं, और मजीद कौन से ऐसे लोग हैं जो पॉलिसी मेकिंग में मौजूद होते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट काम है ये। देखें जी,
अब जैसे प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी की बात करेंगी आप, तो उसके लिए हमने प्रॉपर कंसल्टेंट्स जो है इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को भी एंगेज किया। सही। हमने जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है उसको भी हमने एक नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड वाले प्लान के तहत नहीं बनाया, हमने इसको GIS बेस्ड रिमोट सेंसिंग, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, डिजिटलाइजेशन को हमने मद्देनजर रखते हुए हमने उसको मुरतब किया है। सैटेलाइट इमेजरी से हमने वो जो है उसकी पूरी मैपिंग कराई कि कहाँ पे नेचुरल डिप्रेशंस हैं, कहाँ पे किस डिजास्टर की सूरत में क्या वहाँ पे नुकसानात हो सकते हैं। तो एक स्टडी साइंटिफिक बेस पे हुई। ये तो होगी बात के नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में। हमने जो कराची या बड़े शहरों के जो मास्टर प्लान्स हैं उसके लिए जो इस वक्त काम हो रहे हैं, तो उसमें जैसे कराची में 3 या 4 दिन पहले ये जो मतलब ये एपिसोड जब शुरू हुआ था जो रिवर फ्लड का, उससे 3 या 4 दिन पहले ही हमारे पास कंसल्टेंट्स आए हुए थे और उन्होंने इनिशियल अपनी फिजिबिलिटी स्टडी जो इनिशियल रोड मैप है वो दिया था और हमसे भी इनपुट लेने आए थे। वो बेसिकली कराची का अगले 2050 या 2070 तक का रोड मैप बना रहे हैं, मास्टर प्लान बना रहे हैं। तो वो एक मास्टर प्लान प्रॉपर वे में बनेगा, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप आप उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। जी, ज्यादा फाइनेंशियल जी एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसमें सिंसियरिटी के साथ, क्लियरिटी ऑफ माइंड के साथ, और उसमें जो है वो फिर डेफिनेटली वो इतने रिसोर्सेज गवर्नमेंट्स के पास, स्पेशली कंट्री लाइक अस, और उसमें भी जहाँ पे इतना ऑलरेडी पॉपुलेशन का जो है वो हमारी बर्डन है, बर्डन तो मैं गलत लफ्ज होगा टीवी पे कहना पॉपुलेशन का बर्डन, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ जिम्मेदारी है, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। पॉपुलेशन की जिम्मेदारी है जो उनकी बेसिक नीड्स भी हम मीट करने में कंप्लीट तौर पे कामयाब वो अभी तक नहीं अचीव कर सके। तो इन सॉल्यूशंस की तरफ जाना जिसमें क्लाइमेट चेंज का जो है वो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी प्लानिंग आप बता रहे हैं, और अगर ये प्लान बन जाता है और इसको एग्जीक्यूट भी किया जाता है तो यकीनन वागा साहब कराची वालों के लिए बड़ी बेहतरी होगी। कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स वागा साहब आप पूछना चाहें शाह साहब से? शाह साहब देखिए, सिंध के बारे में चूंकि पहले ही लोग कराची में होने वाली जो हालिया बारिशें हैं उनसे बहुत वहाँ नुकसान हुआ और तबाही मची। मुझे ये बताइए कि पीडीएम के लिए जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं उनको आप कंसल्टेंट तो हायर कर लेते हैं, तो क्यों नहीं, मैं कहता हूँ कि आपके लेवल के भी जो लोग हैं जो पीडीएम के सरबराह हैं उनको भी तो स्पेशलाइज होना चाहिए। क्या उनकी क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं है आपके पास कि उनको परमानेंट इनके सरबराह बनाया जाए? आमतौर पर तो ब्यूरोक्रेसी से लोग आ जाते हैं जिनको इस तरह के हालात और वाक़यात का इल्म नहीं होता। मेरे ख्याल में आपका जो वो पॉइंट है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उसको कैटर किया था जब इस वक्त ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। मैं बजाते खुद इस ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 11-12 सालों से हूँ और ख़ुद मैं स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने मास्टर्स किया क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में यूके से। तो सिंध की हद तक आप इसको एक्सक्लूड कर दीजिए कि सिंध में से नहीं है। और हमारे जो टेक्निकल विंग है वो भी हमने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किए। जो हमारी ऑपरेशंस और DRR विंग है वो हमने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रखे हैं बजाय ब्यूरोक्रेसी के नॉर्मल जो ऑफिसर्स होते हैं उनको, क्योंकि वो आते हैं वो चले जाते हैं ये टेक्निकल इश्यूज में। हाँ, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल साइड उनको हमने रखा हुआ है अपने नॉर्मल जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनसे। जी, मेरे ख्याल में आपको सलमान शाह साहब आपने बहुत तफसीलन हमें ब्रीफ किया कि क्या सिंध की कराची की सिचुएशन है और क्या आगे आप लोगों के प्लान्स हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो प्लान्स जो आप बना रहे हैं वो प्लान्स बने भी और वो पॉलिसीज़ बने भी और उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इसराइल ने जो कतर पे अटैक किया है उसके बाद मशरिक़ वस्ता के जो हालात हैं वो क्या हैं और आगे फ्यूचर में मुस्तक़बिल में क्या प्रेडिक्ट किया जा रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। कतर पर इसराइल ने हमला किया, तमाम ममालिक इसकी मजम्मत कर रहे हैं। ख़ासतौर पे अगर हम अरब ममालिक की बात करें, मुस्लिम ममालिक की बात करें तो इसको कंडेम किया जा रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि ट्रंप की तरफ से भी गैर दानिशमंदाना इकदाम करार दिया जा रहा है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए डिफेंस एनालिस्ट एयर मार्शल आमिर मसूद साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नसीर वागा साहब भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे। आगाज़ करना चाहूँगी आमिर मसूद साहब आपसे। सर, अमरीका ने, ट्रंप ने इस इकदाम को गैर दानिशमंदाना करार दिया है जो अटैक किया है इसराइल ने कतर पे। पहले तो ये कि इस अटैक को आप किस तरह से देखते हैं, और दूसरा, अगर अमेरिका की पुष्टपनाही ना हो, अगर ट्रंप की हिमायत ना हासिल हो, तो क्या इसराइल, नेतन्याहू इतना करेजियस हो कि वो ये हरकतें कर सके? जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डॉन में एक कार्टून आया था जिसमें उन्होंने दिखाया कि ट्रंप साहब जो हैं वो फोन पे बात कर रहे हैं। एक तरफ जो है इजराइल है और दूसरी तरफ कान से उन्होंने फोन लगाया हुआ है जिसपे कतर है। तो इजराइल को वो कह रहे हैं कि शूट, और दूसरी तरफ कतर को वो कह रहे हैं कि
आप पे हमला होने वाला है और आप उसका इंतजाम करें दिफा का। तो ये वन पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। यस। तो असल में ट्रम्प की पॉलिसी यही रही है और इसी पे वो अमल करते रहे हैं, और जब से वो आए हैं वो खुद क्योस क्रिएट करते हैं, उसकी इजाजत देते हैं, और सब्सिक्वेंटली वो ये शो करते हैं कि वो पीस लेकर आना चाहते हैं और उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, और वो जो है उन्होंने पता काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रखवाए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जितने कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में हैं जब से ट्रम्प आए हैं उनमें एक तेजी आई है, एक रूल ऑफ लॉ वाला जो चक्कर है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। और ये जो कतर पे हमला हुआ है ये इसकी बहुत भरपूर तरीके से अक्कासी करता है, क्योंकि ये सिर्फ एक मिलिट्री हमला नहीं था, ये सिंबॉलिक था 2-3 चीजों के लिए, जो कि बड़ी मतलब एक आयाम हो जानी चाहिए हम सब के लिए। एक तो ये कि ये एक चीज बता रहा था कि जी हम जिस वक्त चाहें इजराइल जो है वो इम्प्यूनिटी के साथ अपनी मर्जी के साथ किसी भी अरब स्टेट को, किसी भी मुस्लिम स्टेट को टारगेट कर सकता है इस रीजन में। Agreed. और उसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी चीज से। दूसरी चीज वो ये अक्कासी करता है कि यूनाइटेड नेशन के जितने आप क्लॉज ले आए, जितने आर्टिकल्स ले आए, उसके ऊपर कोई रूल ऑफ लॉ का असर नहीं है, क्योंकि उसको हम अमेरिका की भरपूर हमायत हासिल है। और आज भी अगर दुनिया सारी कंडेम करती रहे तो फिर भी वो ये काम करता रहेगा। और तीसरी वो इस चीज की अक्कासी करता है कि मुसलमानों का जवाल है जो कि इस पूरे खित्ते में मौजूद हैं, जो कि बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं, लेकिन वो इजराइल को कंट्रोल नहीं कर सकते और उसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके साथी हैं, दे आर पार्टनर्स इन क्राइम। सो ये 3 चीजें जो हैं ये बड़े क्लियर तरीके से नजर आती हैं, और इसका पूरा सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स जो हैं वो रेस किए हैं। हम ब्रिगेडियर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा कि आज जब 9/11 की 24वीं बरसी मनाई गई और उसमें जब नेतन्याहू ने एक वीडियो पैगाम दिया वो बहुत वायरल हुआ, और कतर पे जो हमला किया है उसको जस्टिफाई करते हुए 2 बार पाकिस्तान का भी नाम लिया। ये कितना अलार्मिंग है, और जो अटैक किया है कतर पर इसराइल ने उसको आप किस तरह से देखते हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि जो कतर पे हमला हुआ, कतर बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है। अगर हम देखते हैं वेस्ट एशिया में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नेगोशिएटिंग के बड़ा नाम है, डिप्लोमेसी में बड़ा नाम है, एलएनजी का एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन में नंबर 1 एक्सपोर्टर भी है, मीडिया अंपायर भी है। और इसके अलावा देखें कि उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बड़े स्ट्रांग थे और बड़े कनेक्शन आपस में थे। फिर देखें सेंट्रल कमांड का जो फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है वो वहाँ कतर में है, अल उदैद बेस है, जॉइंट एयर ऑपरेशन सेंटर वहाँ पे। सो एक इम्पोर्टेंस थी। सो गल्फ कंट्रीज को एक कंसेप्ट ये था कि कोई फ्यूजन को कोई छेड़ नहीं सकता है, क्योंकि यूएस पे प्रोटेक्शन में है। लेकिन तुमने रियलाइज किया जब ईरान के स्ट्राइक्स, यमन में स्ट्राइक्स कर दिए थे सऊदी अरब में, और जिसमें आर्मको में जहाँ पे उन्होंने ऑयल फील्ड्स पे किए थे, उसके बाद से अरबों ने फिर एस्टेब्लिश देयर रिलेशंस विद ईरान। उन्होंने रियलाइज किया कि भाई आइसोलेशन में नहीं रहना है। सही। जो यहाँ पे स्ट्राइक्स में है कतर में, देखें उनका बुनियादी मकसद ये था, सिंस देखें कतर में जो बातचीत चल रही थी और ये जो हमास के लोग बैठे हुए थे अमेरिकन कंसेंट से वहां पे बैठे हुए थे, अमेरिका ने अलो किया था और लोकेशन का उनका पता यहाँ से बातचीत चल रही थी। अभी आप देखें उनको पता था कि स्ट्राइक्स होंगी तो यहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं आएगा। इजराइल पीस इसलिए भी नहीं चाहता। देखें अगर ये सीज फायर होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो फिर वो जो अजाइम है, ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है, एनेक्सेशंस की बात हो रही है, तो वो कैसे करेगा, क्योंकि इसको जवाब पे नहीं रहता है। देयरफॉर वो उन्होंने कोशिश की कि यहाँ से एलिमिनेट करें। लेकिन अब बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये भी आ रही हैं कि वो लोग ये कहते हैं कि पहले इजराइल ने भी कहा कि अमेरिकन ऑन बोर्ड थे, बाद में अमेरिकन ने डिनाई कर दिया कि लास्ट मोमेंट्स में हमें पता चला। लेकिन अब लोग सवाल ये उठाते हैं कि अल उदैद बेस से जो स्ट्राइक्स जिस लोकेशन पे हुए वो 32 किलोमीटर दूर है, तो इनके पास तो सारा सिस्टम था, वो कर सकते थे ना पूरे रीजन में वो। सो वो नहीं हुआ। सो एक मैसेज ये दिया है, जिस तरह उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि हम ये कुछ कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम
वो पाकिस्तान का सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए पाकिस्तान जब एटॉमिक पावर भी नहीं था, पाकिस्तान के पास ये मिसाइल्स भी नहीं थे, तो 1986 में प्लान हुआ स्ट्राइक्स करने के लिए, जनरल जिया था, लेकिन वो खबर लग गई थी तो मैसेज कन्वे किया गया था कि अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस होंगे। और 1998 में फुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, फिर अगेन प्लानिंग की गई थी और इसके प्लानिंग गुजरात इंडिया के साथ मिलकर स्ट्राइक्स करनी थी। अगेन उनको बताया गया कि हम क्या रिस्पांस कर सकते हैं। अब पाकिस्तान ने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है इंडिया के साथ, जो हमने न्यू नॉर्मल का कंसेप्ट था वो इम्प्लीमेंट कर दिया है। हम become a net security stabilizer in the region. सो इजराइल को पाकिस्तान के बारे में सोच भी नहीं सकता है, पाकिस्तान के केवल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इजराइल ने अभी तक जहां जहां पे भी अटैक किया है उसने न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश किया है, लेकिन पाकिस्तान ने ये न्यू नॉर्मल वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसमें पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि ऐसा नहीं होगा कि अगर पाकिस्तान पे खुदा ना खासा कोई अटैक होता है तो यहाँ पे हम न्यू नॉर्मल नहीं बनने देंगे। बाकी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अरब दुनिया इसराइल को अब कैसे रोकेगी? क्या कोई ताकत, क्या कोई करेज किसी मुल्क में है कि हम इसराइल को रोक सकें? एटलीस्ट कोई पाबंदी, कोई इक्तिसादी पाबंदी लगा दी जाए उन पर। अरब ममालिक में तो ये हिम्मत और जुर्रत है ही नहीं। मैं आपको बताऊँ, ये जो नेतन्याहू पाकिस्तान का नाम लेता है ना, दरअसल पाकिस्तान की जो एटॉमिक पावर है ना, वो इन ममालिक के अंदर खटखटी है, इनके दिमागों में, और अल्टीमेटली इनका मकसद ये है कि पाकिस्तान किसी तरह से ये एटॉमिक पावर से बाहर निकल आए और ये सारा कुछ स्मैश हो जाए। क्या लोग पागल हैं? उनको पता नहीं है कि ये सारा कुछ अमेरिका की मर्जी से हो रहा है? क्या इसराइल की ये जुर्रत है कि वो अमेरिका को बताए बगैर और उसकी आशीर्वाद के बगैर वो किसी भी मुल्क पर, मैं किसी भी मुल्क की बात कर रहा हूं, देखें उन्होंने ये देखा कि जब गजा को हमने तबाह बर्बाद कर दिया और कोई इस्लामी मुल्क जो है वो खड़ा नहीं हुआ, इस्लामी मुल्कों में इस पर किसी किस्म का एहतजाज करने पर भी पाबंदी लगाई गई। ये है कमजोरी की इंतहा। उसकी हिम्मत और हौसला उस वक्त बढ़ा जब उसने देखा कि मुस्लिम दुनिया में से तो कोई बंदा खड़ा ही नहीं हुआ, मुझे किसी ने कंडेम ही नहीं किया है, मैं ज़बानी कलामी मुजम्मतें करते रहे चुप करके। अच्छा, जो इसका ट्रंप का मदारी का जगलर का किरदार है वो तो सारी दुनिया पहले दिन से देख रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। पिछली दफा भी जब ये आया था तो यही हुआ, अब भी जब तशरीफ लाए तो पूरी सारी दुनिया को अनस्टेबल। ट्रंप के कहने पे ही कतर में मुज़ाकरात हो रहे थे, और अगर हम उस मुल्क की बात करें जिस पे हमला किया गया, कतर, वहां पे सबसे बड़ी अमेरिकी मिलिट्री बेस थी, तो वन वे और अदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो यहाँ की सिक्योरिटी को यकीनी बनाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि क्या कतर मीडिएटर का रोल प्ले करेगा या नहीं, और गजा का क्या बनेगा, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो शहबाज शरीफ साहब ने अमीर कतर से मुलाकात की है, इसराइली जारहियत की मजम्मत की है, अरब ममालिक भी इसकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन सवाल अब ये है कि जो कतर पे अटैक किया इसराइल ने, अब हमने अमली तौर पर करना क्या है? आमिर मसूद साहब, ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि तमाम अरब ममालिक, तमाम इस्लामी ममालिक स्टेक पर हैं और आग अब बस अपने घर से थोड़ी ही दूर रह गई है। हमारे पास पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री ऑप्शंस क्या हैं जिसको अवेल किया जा सकता है? देखिए जी, हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत हैं और हमारे पास वसाइल भी बहुत हैं, हमारे पास ताकत भी बहुत है, लेकिन हमारे पास विल टू डू नहीं है। हमारे पास इस बात पे हम अमल करने की हमारे पास ताकत नहीं है, और यही हमारी कमजोरी है। और इस चीज का इजराइल को बड़ी अच्छी तरह इदराक है, अमेरिका को इदराक है कि जितने मुसलमान ममालिक हैं, देखिए आप चाहे दोहा कॉन्फ्रेंस कर लें, चाहे आप इजिप्ट में जाके कॉन्फ्रेंस कर लें, चाहे आप सालिसी की बात कर लें, ये बहुत छोटी चीजें हैं। बड़ा मकसद इजराइल का जो है वो हमास को और गाजा को खत्म करना है, मुसलमानों को, फिलिस्तीन को से, और वो पूरे का पूरे इलाके पे कब्जा करना है, जो कि अमेरिका भी चाहता है। उसके बीच में आप जो भी सुपरफिशियल किस्म की कॉस्मेटिक्स जो भी कर लें, असल मकसद, असल कमजोरी जो है वो इन मुसलमान ममालिक की है, और वो ये है कि ये मुसलमान ममालिक जितने भी दरमियान में मौजूद हैं, इजराइल वो इस बात का यकीन है, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट की है, अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट की है पिछले 30-40 सालों में, और 67 वॉर में जिसमें उन्होंने 3 अरब कंट्रीज के 400 जहाज जमीन पे मार दिए थे, उसके बाद से वो आज तक खड़े नहीं हो सके इसराइल के खिलाफ। और उस वक्त इसराइल की ताकत तो इतनी नहीं थी, अब तो उससे भी बहुत ज्यादा है, और मुसलमान ममालिक की वो ना तो उनमें वो नर्व्स हैं, ना उनमें वो बहादुरी है कि वो उसका मुकाबला कर सकें। लेकिन
मैं जो जिस बात पे आना चाह रहा हूँ वो ये कि जो इजराइल अटैक करना चाहता है वो इम्प्यूनिटी के साथ कर लेता है और कोई एयर डिफेंस सिस्टम इन मुसलमान ममालिक का काम नहीं करता और जाके वो अपने अहदाफ को निशाना बना लेता है जिनको वो करना चाहता है जिस वक्त करना चाहते हैं। लेकिन जब कोई मुसलमान कंट्री इजराइल पे अटैक करना चाहती है, चाहे वो ईरान हो और चाहे कल को वो दोहा की तरफ से आए, तो वो उसको रोकने को तैयार हैं। उनके जितना मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है जो अमेरिकन बेस्ड है, बेसिकली अमेरिकन इन्वेस्टेड है, वो सारा उन चीजों को रोकता है जो कि इजराइल की तरफ जाती हैं। तो आज ये दोहा है, कल ये कायरो हो सकता है, परसों रियाद हो सकता है और फिर इस्लामाबाद भी हो सकता है। हमें इस बात का बिल्कुल इदराक होना चाहिए और एहसास होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से आमिर मसूद साहब ने बात की है, बिल्कुल ठीक है कि ये अब शुरुआत कर दी है। वैसे तो गजा में जो बर्बरियत की इंतहा की थी और तमाम इस्लामी ममालिक खामोश रहे थे, तो वहीं से इसराइल को बढ़ावा मिला कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब बात उसने ये की है कि जो हमास ने किया 7 अक्टूबर को जो किया, उसने उसको मिला दिया है 11 सितंबर से। वो कह रहे हैं कि 11 सितंबर जिस तरह अमेरिका के लिए है, 7 अक्टूबर वो इसराइल के लिए है। और अब खुलेआम धमकी दी है उसने कि चाहे वो कतर हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, हम कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं। जहां पे भी उसने कहा है कि हमास के लीडर मौजूद हैं या दहशतगर्द मौजूद हैं, हम कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं। दहशतगर्द तो खुद हैं, दहशतगर्दी तो वो खुद कर रहे हैं, लेकिन वो इस्लामोफोबिया को भी प्रमोट कर रहे हैं और वो इस तरह की बातें भी कर रहा है। और फिर अब ये देखें कि जो धमकी दे रहा है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? बिल्कुल, देखिए न्यू नॉर्मल तो सेट कर दिया और जिस तरह बाकी को मैसेज, स्पेशली छोटे ममालिक हैं जो है, अनफॉर्चुनेटली देखें कि 11 मुस्लिम ममालिक ने इजराइल को रिकग्नाइज किया, उसमें 6 अरब कंट्रीज है, यूएई भी है, बहरीन भी है। अभी देखें अभी इनके साथ इनकी भी बारी आने वाली है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए जब ऑप्शंस की बात मैं थोड़ा सा बात करूं कि इंपॉर्टेंट अभी ऑप्शंस में नंबर 1 था कि अभी जो समिट होने जा रही है, अरब लीग का सेशन हो रहा है, तो दैट इज वन थिंग, एक वो होगा। तो उसमें अभी कुछ डिसीजन ये ले सकते हैं, उसमें ये डिसीजन ले सकते हैं कि दे कैन सीक इंटरनेशनल हेल्प और इन्वेस्टिगेशन के लिए कि राइट आके में इन्वेस्टिगेट करें, लीगली इसको टेक अप कर सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जा सकते हैं इसमें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं समझता हूँ अगर इसको वो इम्प्लीमेंट करे तो इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। दैट इज जिन्होंने 11 ममालिक ने एस्टेब्लिश किया, 6 अरब ममालिक, दे शुड रिकॉल देयर एम्बेसडर्स। उनका हम सस्पेंड कर रहे हैं, हम कोई ताल्लुकात एटलीस्ट करें, दिखाएं मैसेज तो पता चले। और इब्राहिम कार्ड वाला है जो कंसेप्ट है वो भी जमीन से वो भी खत्म हो जाएगा। और इसके बाद देखें कि जो इसके बाद अगर आप अपनी एयर स्पेस बंद कर दे, जो उनके जहाज आ रहे हैं इसराइल के, क्योंकि अभी देखें ना कि अभी वो बता रहे हैं जब वो स्ट्राइक्स पे गए तो 2 ममालिक के स्पेस को यूज करके गए हैं। आप ट्रेड बंद कर दें, उनके एसेट वगैरह जहां है वो फ्रीज कर दें, तब जाके ये मुमकिन हो सकता है कि आप किसी चीज ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये वाकई साहब वो लीस्ट ऑप्शंस हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, एटलीस्ट कुछ तो करें। अनफॉर्चुनेटली अक़वाम मुत्तहिदा, OIC, अरब, ये सब तो अलामती रह गए हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं करना। असल बात पता है क्या है, जब दौलत आ जाती है ना बहुत ज्यादा, तो इंसान बुज़दिल हो जाता है। आपने देखा है कि जो बदमाश होता है ना, वो अगर गरीब भी हो तो उसमें जुर्रत और हिम्मत पैदा हो जाती है। और जो अमीर होता है ना, वो हर वक्त उससे डरता रहता है। वो अपनी सल्तनत बचाता है, वो अपनी दौलत बचाता है, वो अपने ऐशो आराम बचाता है। ये जिन ममालिक का भी ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया है ना, ये सारे बैठ के सिर्फ अपनी सल्तनत, अपनी बादशाहतें, अपने ओहदे बचा रहे हैं। ये याद रखें, इसराइल किसी भी वक्त आके इन सब को स्मैश कर सकता है। और उसने साबित कर दिया, दोहा जैसे मुल्क को जो इतना अमेरिका के करीब था, हाल ही में ट्रंप वहां से कितने ट्रिलियन डॉलर लेके जा चुका है। इसके बावजूद आप उसकी जुर्रत का अंदाजा लगाएं। और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि जब चाहे इसराइल किसी भी मुल्क पर हमला कर सकता है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि उसको अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है। जब तक खित्ते में ये जो पावर का बैलेंस है ना, ये ठीक नहीं होना, इसराइल बदमाशी करता रहेगा। आखिर में एक खबर देने लगा हूं कि ये भी पता चला है कि इस कतर के अंदर जो अमेरिकी अड्डे हैं, वहां से तैयारे उड़े हैं जिन्होंने इसराइल के तैयारों को रिफ्यूल किया। सही सर, कंक्लूड ये करेंगे कि अरब ममालिक को अभी भी अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, अमली बात उठाने की जरूरत है, करेजियस होने की जरूरत है, क्योंकि अब आग घर के बिल्कुल करीब आ चुकी है। नाज़रीन, इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।